हम अपना यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन जारी रखते हैं। और जो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था वो आपके हर जगह इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट हमने इंटरमीडिएट पढ़ा था इससे पहले, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्रियाशील मध्यवर्ती। मध्यवर्ती कब बनते हैं? जब कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पथों में होती है। तो इन स्टेप्स में जो बनता है उसको कहते हैं एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में इन इंटरमीडिएट्स की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमने पढ़ी थी, 4 तरह की, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन, पुनर्विन्यास, उनमें प्रमुख रूप से निम्न 6 सक्रिय मध्यवर्ती बनते हैं। उनमें पहला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। ये कब बनता है? ये हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था, जब बॉन्ड फिजन या क्लीवेज कैसा होता है? हेट्रोलाइटिक, जब सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन होता है। तो सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स एटम पे चले जाते हैं। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम पॉजिटिव होता है प्राप्त होती है। इसे ही हम कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। CH3X, ये आपके X का हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स X पे चले गए। यहाँ आपके कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज बनती है। इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। जनरली इसे हम R+ एल्किल ग्रुप पे प्लस चार्ज द्वारा डिनोट करते हैं। इस कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर, इसमें जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड की स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है प्लेनर ट्राइगोनल, समतल त्रिभुजीय, एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर pz ऑर्बिटल वेकेंट पाया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर है। यह आपके प्लेनर ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड वेकेंट pz ऑर्बिटल। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इट कंटेन्स ओनली 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हैंस इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कहाँ कहाँ बनते हैं, किन किन रिएक्शंस में बनते हैं, कैसे इनको बना सकते हैं। इन्हें बनाने की जो जनरल मेथड है वो निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट, जो आपके ऑर्गेनिक हैलाइड हैं वो डायरेक्टली आयोनाइजेशन पे कार्बोकेटायन बनाते हैं। पोलर सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक हैलाइड डायरेक्टली आयोनाइज होके कार्बोकेटायन बनाते हैं। RX इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट गिव्स कार्बोकेटायन। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड गिव्स तृतीयक ब्यूटिल कैटायन। एलिल क्लोराइड गिव्स एलिल कार्बोकैटायन। बेंजिल क्लोराइड गिव्स बेंजिल कार्बोकैटायन। ट्रिटिल क्लोराइड गिव्स ट्रिटिल कार्बोकैटायन और ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। सेकंड मेथड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के प्रोटोनेशन द्वारा, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। प्रोटोन देने वाले सॉल्वेंट या इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक ओलिफिन, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्राइल को सॉल्युबल करें तो आपके कार्बोकैटायन बन जाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन प्लस H प्लस गिव्स कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस गिव्स कार्बोकैटायन। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H प्लस गिव्स कार्बोकैटायन। कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन प्लस AlCl3 गिव्स कार्बोकैटायन। नंबर थर्ड, एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु वाले यौगिकों के प्रोटोनीकरण द्वारा, बाय प्रोटोनेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपके एल्कोहल हैं, ईथर हैं, एस्टर हैं, एनाइड्राइड है। ये जो कंपाउंड हैं इनमें ऑक्सीजन एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है। ये प्रोटोनेशन पर, अम्ल से प्रोटोनेशन कराने पर कार्बोकैटायन बनाते हैं। ROH प्लस H प्लस गिव्स प्रोटोनेटेड एल्कोहल which on removal of H2O gives R plus. Just like ether plus H plus, आपके protonated ether after removal of ROH gives carbocation. Anhydride protonation after removal of acid gives acyl carbocation. नंबर 4, एल्किल और एसिल हैलाइड के प्रोटोनेशन द्वारा, यह प्रोटोजेनिब्लाइकों या लुईस एसिड से क्रिया करके कार्बोकैटायन बनाते हैं। प्रोटोजेनी सॉल्वेंट those solvents which gives protonation, proton on solubility. RX plus H plus gives R plus. RCl plus AlCl3 gives R plus. RCl plus AlCl3 gives acyl carbocation. नंबर 5वां मेथड है डायजोनियम लवणों के विघटन द्वारा, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। उपयुक्त परिस्थितियों में, इन सुटेबल कंडीशंस, डायजोनियम साल्ट्स विघटन पर कार्बोनियम आयन बनाते हैं। RN2Cl गिव्स R प्लस। अब है इसमें अगला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस। उनके आधार पर ही इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। नंबर फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। एल्किल कार्बोकैटायन के स्थायित्व की व्याख्या प्रेरण प्रभाव के द्वारा कर सकते हैं। एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने से जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल यानी लेके वो पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि प्राइमरी से टर्सरी तक ये पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी कमी होने से
इनकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से 3 डिग्री तक बढ़ती जाती है। और जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट, उसको आप और यहाँ पढ़ोगे ध्यान से तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ये आपके CH3, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, सो दैट ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा आपका इस CH3 के कंपैरिजन में कम। यहाँ 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट तो 2 डिग्री वाले CH प्लस पे चार्ज और कम हो जाएगा। 3 डिग्री में 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। यानी स्टेबिलिटी आपकी इसी क्रम में बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा भी एल्किल कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। एथिल से तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन तक अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से अतिसंयुग्मन के कारण अबंधी अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने से स्थायित्व में वृद्धि होती है। इस मेथिल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी एक ही स्ट्रक्चर है। एथिल में 3 अल्फा हैं और एक ये खुद है, यानी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हम अतिसंयुग्मन प्रभाव में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। यानी 1 डिग्री से 3 डिग्री तक स्टेबिलिटी होती है। फिर है रेजोनेंस, जो आपकी एलिल है और बेंजिल कार्बोकेटाइन है, उनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस के द्वारा डिनोट करते हैं, बताते हैं। ये इस तरह से एलिल कार्बोकेटाइन, इसमें रेजोनेंस के द्वारा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजिल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से भी ज़्यादा होती है। अब है इसके आपके कार्बोनियम आयनों का, कार्बोकेटाइन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के आधार पर कार्बोकेटाइन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है अल्पजीवी कार्बोकेटाइन, शॉर्ट लिव्ड कार्बोकेटाइंस। जो एल्किल कार्बोकेटाइंस हैं, इनके स्थायित्व की व्याख्या प्रेरण और अतिसंयुग्मन प्रभावों द्वारा, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा की गई है, जो कि कंपैरेटिवली आपके वीक इफेक्ट हैं। अतः यह आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, अल्पजीवी, बहुत कम समय तक ही अभिक्रिया में उपस्थित रहते हैं, इसलिए यह बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा है दीर्घजीवी या स्थायी कार्बोकेटाइन, लॉन्ग लिव्ड और स्टेबल कार्बोकेटाइन। आपके जो रेजोनेंस है, ये आपके इफेक्टिव फिनोमिनन है, जिसमें आपके पॉजिटिव चार्ज टोटल मॉलिक्यूल के कार्बन एटम्स पर डीलोकलाइज होता है। अतः ऐसे कार्बोकेटाइन स्थायी या दीर्घजीवी होते हैं। जैसे ट्रिटिल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बनाया था हमने, वो बहुत दीर्घजीवी है, स्थायी है, लॉन्ग लिव्ड है, और ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन आदि। ये इतने अधिक ठोस होते हैं, ये इतने ज़्यादा स्टेबल हैं कि ये जो ठोस साल्ट होते हैं, जैसे हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट, उनकी तरह स्टेबल होते हैं। यदि हम इनकी स्टेबिलिटी बताएं तो मैथिल से ज़्यादा एथिल से ज़्यादा आइसोप्रोपिल 2 डिग्री 3 डिग्री, एलिल, बेंजिल, बेंजहाइड्रिल एंड ट्रिटिल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रोपाइलियम। अब है कार्बोनियम आयनों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन हैं, उनकी आइडेंटिटी, पहचान NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है। स्पेक्ट्रम में यह इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन सिग्नल देते हैं। जैसे लिक्विड SO2 में जो टर्सरी ब्यूटिल फ्लोराइड है, इसके सभी 9 मैथिल प्रोटॉन हैं, वो आपके हाई फील्ड में आपके ये एब्जॉर्प्शन देते हैं। लेकिन यदि पोलर सॉल्वेंट SbF5 हो में इसके डाउन फील्ड में आते हैं। अब इनकी रिएक्शंस, कार्बोकेटाइन की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोकेटाइन द्वारा प्रमुख रूप से निम्न अभिक्रियाएं दी जाती हैं। नंबर फर्स्ट है एडिशन विद न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही से योग।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN1 में जो बना हुआ कार्बोकेटायन है वो न्यूक्लियोफाइल से एडिशन करके प्रोडक्ट बना देता है। R प्लस प्लस NU माइनस गिव्स RNU प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दे रखा CH3 CH2Cl CH2 प्लस प्लस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस गिव्स एल्किल हैलाइड एथिल हैलाइड CH3 CH2Cl। नंबर सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपने मैकेनिज्म वगैरह पढ़ी थी वहाँ भी ये कार्बोकेटायन था और यहाँ भी हम कार्बोकेटायन के रूप में इन रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कहीं एक में बनाने का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है तो दूसरी जगह वो आपके क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। कार्बोकेटायन के बीटा हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफाइल द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेने पर, ग्रहण कर लेने पर विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन ईवन द्वारा एल्कीन बन जाती हैं। ये इस तरह से दे रखा है, ये बीटा हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके प्रोपीन बन गई। नंबर थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन में धनावेशित कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह एल्कीन के साथ योग करता है। ये इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एडिशन कर दिया। नंबर लास्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। कार्बोकेटायन में अपने से अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में स्वतः स्पॉन्टेनियस सेल्फ बदलने का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, जिसमें आपके जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है वो अपने नेबरिंग बीटा एटम से हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप को रीअरेंज कर लेता है, विस्थापन कर लेता है, जिसे हम अल्फा बीटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आपके 1 डिग्री कार्बोकेटायन है प्रोपिल, इससे आइसोप्रोपिल 2 डिग्री में बदल जाता है। ये 1 डिग्री है, ये आपके 3 डिग्री में बदल जाता है। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सक्रिय मध्यवर्ती है, तो आपके ये बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।